Good morning students and my dear friends, today is 6th of September 2023 Wednesday. लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर आपको बिजनेस स्टैंडर्ड और मिंट की पीडीएफ चाहिए तो आप इनकी रिस्पेक्टिव वेबसाइट पर लॉगिन कर सकते हैं। बेसिक वर्जन दोनों ही न्यूज़पेपर का सबके लिए फ्री है। इसके अलावा इकोनॉमी और फाइनेंस रिलेटेड अदर अपडेट्स के लिए आप मेरा टेलीग्राम चैनल और अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म भी ज्वाइन कर सकते हैं। रिकमेंडेड पेज स्पीड है इस वीडियो की 1.25x। थॉट ऑफ द डे इज इन अ वर्ल्ड वेयर यू कैन बी एनीथिंग, बी काइंड। आज के मिंट पेपर की अप्रॉक्सीमेटली 6 इंपॉर्टेंट न्यूज़ हेडलाइंस हैं, बिजनेस स्टैंडर्ड की 20 इंपॉर्टेंट न्यूज़ हेडलाइंस हैं और आज के डिस्कशन में हम 17 न्यूज़ आर्टिकल्स कवर करेंगे। तो जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं। आज का पहला आर्टिकल जो कि मिंट के पेज नंबर 1 पर दिया हुआ है, 6 of 8 funds used to invest in Adani. So as per the Mint analysis, as per the information accessed by Mint, 6 out of 8 Bermuda and Mauritius based public market fund has been shut down or has closed their business. So basically हिंडनबर्ग रिपोर्ट में ऐसी 8 बर्मुडा और मॉरिशस बेस्ड पब्लिक मार्केट फंड कंपनी से जिन पर एलिगेशन लगा था कि वो अडानी ग्रुप के जो शेयर्स हैं वो बाय कर रहे हैं बिकॉज ऑफ सम इनसाइडर ट्रेडिंग, बिकॉज ऑफ सम माल प्रैक्टिसेस। तो उन 8 बर्मुडा और मॉरिशस बेस्ड पब्लिक मार्केट फंड कंपनीज में से 6 जो हैं वो ऑलरेडी शट डाउन हो चुकी हैं। उन्होंने अपना बिजनेस शट डाउन कर दिया है, ऐसा उनकी रेगुलेटरी फाइंडिंग से रिफ्लेक्ट हो रहा है जिसकी एनालिसिस मिंट ने करी है। तो 8 ऐसी फंड कंपनीज जिन पर एलिगेशन था कि उनके इंडिविजुअल जो हैं उनका कोई टाई अप है अडानी कॉन्ग्लोमरेट से और उसी वजह से इस पर्टिकुलर अडानी ग्रुप में वो जो 8 मार्केट फंड बेस्ड कंपनीज थी वो इन्वेस्ट कर रही हैं इंटेंशनली। तो अब इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा हमारे ऊपर? तो बेसिकली जो सेबी सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया जो इन्वेस्टिगेशन कर रहा था अडानी ग्रुप के अगेंस्ट, अब उस इन्वेस्टिगेशन की जो रिपोर्ट अभी रिसेंटली सबमिट हुई है उस एलिगेशन को प्रूव करने में अब सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया को कई सारे चैलेंजेस फेस करने पड़ सकते हैं, क्योंकि जो अल्टीमेट बेनिफिशरीज था इन इन्वेस्टमेंट व्हीकल्स का जो कि एक्चुअली इन 8 कंपनीज के थ्रू 8 पब्लिक मार्केट फंड्स के थ्रू इन्वेस्ट कर रहा था अडानी ग्रुप में, अब उस अल्टीमेटली और इवेंचुअल बेनिफिशरी को आइडेंटिफाई कर पाना इज वेरी डिफिकल्ट। सो द ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एंड करप्शन रिपोर्टिंग प्रोजेक्ट OCCRP, that is a global network of investigative journalists, has also reported that people with ties to Adani families held secretly सिग्निफिकेंट स्टेक इन द ग्रुप एंटिटीज़, जिसको हमने कवर भी किया था, हमने डिस्कस भी किया था कि रिपोर्ट के सबमिट होने से पहले अडानी ग्रुप में लार्ज शेयर खरीदे गए हैं, सीक्रेटली वो शेयर खरीदे गए हैं। हालांकि कौन इन्वेस्टर था, किसने खरीदे हैं वो शेयर, इस बात की इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज नहीं करी गई थी। तो जो OCCRP है उसने अपनी रिपोर्ट में ये एलिगेशन लगाया है कि ऐसे कुछ इंडिविजुअल्स हैं जिनका अडानी फैमिली से कोई रिलेशन है, कोई टाई अप है, उन्होंने सीक्रेटली सिग्निफिकेंट स्टेक जो है ग्रुप एंटिटी में खरीदे हैं एंड दैट पर्टिकुलर अमाउंट, जिस अमाउंट में उन्होंने ये स्टेक खरीदे हैं या शेयर्स खरीदे हैं, दिस इज पॉसिबली वायलेटिंग द कंपनीज लॉ ऑन मैक्सिमम ओनरशिप क्लॉज। तो प्रमोटर्स जो हैं किसी लिस्टेड कंपनीज में कितना मैक्सिमम स्टेक ले सकते हैं उसके लिए एक क्लॉज है और जो OCCRP की रिपोर्ट है उसका ये कहना है कि वो क्लॉज वायलेट हो रहा है। अभी रिसेंटली अडानी ग्रुप में जो सीक्रेटली जो शेयर्स खरीदे हैं जिन इंडिविजुअल्स ने, उन्होंने इतने ज़्यादा शेयर खरीदे हैं, इतने ज़्यादा सिग्निफिकेंटली इन्वेस्ट किया है, दैट इन्वेस्टमेंट इज एक्चुअली वायलेटिंग द इंडियाज लॉज ऑन मैक्सिमम ओनरशिप बाय प्रमोटर्स इन एनी लिस्टेड कंपनीज। और स्पेशली जो ये इन्वेस्टमेंट किया गया था, जो ये स्टेक बाई करी गई थी जो इंडिविजुअल्स के थ्रू, ये इन्हीं 8 जो पब्लिक मार्केट फंड बेस्ड कंपनीज हैं जो कि बर्मुडा और मॉरिशस बेस्ड हैं, इनके थ्रू ही खरीदे गए थे। तो डेफिनेटली अब सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है कि इनके इन पर्टिकुलर 8 कंपनीज के जो बेनिफिशियल ओनर हैं उनको आइडेंटिफाई कर पाना, क्योंकि ये ऑलरेडी क्लोज्ड हो चुकी हैं। इन्होंने अपनी रेगुलेटरी फाइलिंग्स जो हैं वो सबमिट करना बंद कर दिया है। अब उन डॉक्यूमेंट को एक्सेस कर पाना, उनकी ओरिजिनलिटी को चेक कर पाना, ये बहुत बड़ा चैलेंज है सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के लिए। Coincidentally, the closure of some these funds, 2 Mauritius-based funds, were shuttered last year and 3rd in the process of winding up. तो जैसे ही सेबी को ये इन्वेस्टिगेशन का इंटीमेशन मिला और उनको पता चला कि सेबी इन्वेस्टिगेट कर रहा है या मार्केट रेगुलेटर जो है वो इन्वेस्टिगेट कर रहा है इस इशू को, तो 2 तो ऑलरेडी शट डाउन करनी है और कुछ जो है वो अभी प्रोसेस में है अपना बिजनेस वाइंड अप करने के।
हालांकि एक्सपर्ट का कहना है कि अगर सेबी इस पर्टिकुलर इशू पर अर्ली मूव ले लेती है, मतलब बहुत जल्द ही इस इन्वेस्टिगेशन को स्पीड अप करती है, तो प्रोबेबली सेबी को जो एक्चुअल बेनिफिशरीज हैं इन नॉन शटर्ड एंटिटीज़ में इनको आइडेंटिफाई करने में उतनी प्रॉब्लम नहीं होगी। बट जो ऑलरेडी क्लोज हो चुकी हैं डेफिनेटली उनके लिए सेबी की जो डिफ़िकल्टीज़ हैं वो बढ़ चुकी हैं, क्योंकि अब उनकी एक्सेस इन्फॉर्मेशन कर पाना अल्टीमेट बेनिफिशियरी की उन सारी एंटिटीज़ की जो ऑलरेडी क्लोज हो चुकी हैं, इस साल नहीं पिछले साल ही, जब जो हमने डिस्कस है कि 2 मॉरिशस बेस्ड तो पिछले साल ही क्लोज हो गई थी, शट डाउन हो गई थी। अब उनकी इंफॉर्मेशन, उनके अल्टीमेट बेनिफिशियरी की इंफॉर्मेशन एक्सेस करना सेबी के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। लेट अस सी कि सेबी कैसे इन सारे इश्यूज़ को ओवरकम करके एक एक्सटेंसिव और क्लियर इन्वेस्टिगेशन कर पाती है। सो दीज आर द इंफॉर्मेशन अबाउट दीज 6 companies which have been actually closed after the allegation by Hindenburg report। तो आप देख सकते हैं कि मॉरिशस बेस्ड कंपनीज हैं, बर्मुडा बेस्ड एक कंपनी है, रिमेनिंग जो है वो मॉरिशस बेस्ड हैं। कब इनकॉर्पोरेट हुई थी ये कंपनी, ये फंड, मार्केट फंड, और ये कब क्लोज हुए हैं? तो कुछ तो एलिगेशन से पहले ही क्लोज हुए थे, लेकिन कुछ जो है वो एलिगेशन के बाद क्लोज हुए हैं, और ऐसा कहा जा रहा है कि वो इंटेंशनली क्लोज किए गई हैं वो कंपनीज। अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 2 दैट इज गिवन ऑन पेज नंबर 1 ऑफ मिंट पेपर, शेयर परचेज बाय फॉरेन ओन फर्म्स अंडर आरबीआई स्कैनर। तो एज पर द इंडिविजुअल अवेयर अबाउट दिस मैटर, जो सोवरेन फॉरेन ओन और कंट्रोल्ड कंपनीज हैं FOCCs जो हैं वो आरबीआई के स्कैनर में हैं, आरबीआई के इन्वेस्टिगेशन के रडार में हैं। क्यों ये सोवरेन फंड ओन्ड और कंट्रोल्ड कंपनीज जो है सडनली इन पर इन्वेस्टिगेशन और स्क्रूटनी क्यों लॉन्च कर दी है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने? तो ऐसा कहा जा रहा है कि जो सोवरेन फंड ओन्ड और कंट्रोल्ड कंपनीज हैं, दे आर एक्चुअली वॉयलेटिंग द फॉरेन एक्सचेंज रूल, फॉरेक्स रूल को वॉयलेट कर रही हैं ये कंपनीज, और इसीलिए अब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इन सारी कंपनी जो सोवरेन फंड फॉरेन ओन्ड और कंट्रोल्ड कंपनीज हैं इन पर स्क्रूटनी लॉन्च करने जा रहा है। सो द कंपनीज हैव रिसीव डिफरेंट नोटिसेस फ्रॉम द आरबीआई, और जहां पर आरबीआई ने उनसे इंक्वायरी करी है कि जो उन पर एलिगेशन लग रहे हैं क्या वो उस एलिगेशन को सेटल करना चाहते हैं या वो चाहते हैं कि उनके अगेंस्ट इन्वेस्टिगेशन। तो सीधा आरबीआई ने नोटिस दिया है इन सारी FOCCs को और बोला है कि आपके अगेंस्ट फॉरेन एक्सचेंज वॉयलेशन का ये केस है। इफ़ यू आर एक्सेप्टिंग योर फॉल्ट, अगर आपको लग रहा है कि आपने ये अनइंटेंशनली ये गलती कर दी है और आप एक्सेप्ट कर रहे हैं इस फॉल्ट को, तो इस केस को, इस इन्वेस्टिगेशन को सेटल किया जा सकता है। अदरवाइज हम इसके अगेंस्ट इन्वेस्टिगेशन करेंगे, इंक्वायरी लॉन्च करेंगे। अब इम्पॉर्टेंटली ये है कि क्या ऐसा इन्होंने वॉयलेशन किया है। तो अगर इन कंपनीज के ट्रांजैक्शंस को देखें, जो सोवरेन फंड ओन्ड और कंट्रोल्ड कंपनीज हैं, इनके कुछ ट्रांजैक्शन को आरबीआई ने ऑब्जर्व किया है, एनालाइज किया है, और जहां पर आरबीआई ने ये पाया है कि जो कंपनीज हैं इन्होंने जो इन्वेस्टमेंट किए हैं ये ट्रेंचेस में किए हैं, फेजेस में किए हैं। जबकि अगर फॉरेन एक्सचेंज का रूल देखा जाए तो बेसिक रूल के अकॉर्डिंग जितने भी शेयर परचेज करती हैं ये फॉरेन ओन और कंट्रोल्ड कंपनीज, दे मस्ट हैव टू पे द अपफ्रंट कॉस्ट, इन्हें अपफ्रंट फॉर्म में पेमेंट करना होता है, ट्रांचेस में पेमेंट नहीं करना होता है। और इस कंटेक्स्ट में जबकि अगर हम देखें जो सोवरेन फॉरेन ओन्ड और कंट्रोल कंपनीज हैं ये इंक्रीजिंगली इंडिया में इन्वेस्ट करने का, रिसेंट टाइम में आप देखें तो स्टार्टअप सेक्टर में, स्पेशली टेक्नोलॉजिकल जो स्टार्टअप्स हैं, फिनटेक हैं, उनमें इन कंपनीज का, सोवरेन फॉरेन ओन्ड और कंट्रोल कंपनीज का जो इन्वेस्टमेंट है ये सिग्निफिकेंटली इंक्रीज हुआ है रिसेंट टाइम में। जबकि इनकी कंपनीज के और स्टार्टअप्स की परफॉर्मेंस को लेकर के बहुत ज़्यादा अनसर्टनिटीज़ है। तो इसी को लेकर के ये जो आरबीआई है ये थोड़ा सा कॉशियस है। देन व्हाई दीज FOCCs आर एक्चुअली स्टार्टेड इन्वेस्टिंग इनटू दीज स्टार्टअप्स, हेंस इन्वेस्टर्स टेंड टू stagger the total consideration payment depending on fulfilling various targets। अब ये तो बात हो गई कि क्या वॉयलेशन किए हैं और आरबीआई को क्या लग रहा है। अब यहाँ पर एक टर्मिनोलॉजी हम बार बार यूज़ कर रहे हैं, सोवरेन फंड ओन और कंट्रोल्ड कंपनीज। ये बेसिकली कैसी कंपनीज और क्यों इन पर आरबीआई ने इन्वेस्टिगेशन लॉन्च किया तो हम डिस्कस कर चुके हैं। अगर हम FOCCs की बात करें तो जनरली ये इंडिया इनकॉर्पोरेटेड फर्म्स होती हैं जो कि किसी फॉरेन कंपनी की सब्सिडरीज होती हैं। सो दीज आर किसी फॉरेन कंपनी सब्सिडरीज जिन्होंने इंडिया में इनकॉर्पोरेट किया गया है, वेयर नॉन रेजिडेंस एक्सरसाइज कंट्रोल, जहां पर किसी नॉन रेजिडेंस इंडियन का कंट्रोल होता है कंपनी के अफेयर्स में।
तो इम्पॉर्टेंटली एमएनसीज की ब्रांच होती हैं, सब्सिडरीज होती हैं जो कि इंडिया में या इंडियन लैंड में ओपन करी जाती हैं टू हैंडल द लोकल इंडियन बिजनेस। और जिस तरीके से ये फॉरेन ओन्ड और कंट्रोल्ड कंपनीज और सब्सिडरीज जो हैं जिस तरीके से स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो डेफिनेटली आरबीआई का तो ध्यान जाना ही था। हालांकि आरबीआई के साइड से इस पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन पर कोई भी ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं आया है। अब देख लेते हैं सम शॉर्ट न्यूज आर्टिकल्स फ्रॉम मिंट। इंडियाज सर्विस सेक्टर ग्रोथ स्लोज डाउन टू 60.1 इन अगस्त। तो इंडिया का जो सर्विस सेक्टर है उसके अगस्त के महीने में उसमें हमें स्लो डाउन देखने को मिल रहा है। तो 13 साल के हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंचा था जुलाई के मंथ में सर्विस सेक्टर ग्रोथ एज पर द प्राइवेट सर्वे। तो किसने किसका पीएमआई हम डिस्कस कर रहे हैं? एसएनपी ग्लोबल, दैट इज स्टैंडर्ड एंड पुअर का जो पीएमआई है, सर्विस पीएमआई, उसकी बात कर रहे हैं। जुलाई के मंथ में सर्विस पीएमआई 62.3 था जो कि अगस्त में रिड्यूस होकर के 60.1 हो गया है। और अगर हम जुलाई के पीएमआई की बात करें, सर्विस पीएमआई की बात करें, तो ऐसा कहा जाता है कि 13 सालों में इंडिया के केस में सबसे ज़्यादा सर्विस सेक्टर का पीएमआई, सबसे बड़ा नंबर था। 13 सालों में 62.3 सर्विस पीएमआई नहीं पहुंचा था। तो जुलाई में रिकॉर्ड ग्रोथ अचीव करने के बाद अगस्त के मंथ में हमें सर्विस सेक्टर की ग्रोथ में डिक्लाइन देखने को मिल रहा है। हालांकि ये नंबर अभी 50 से ऊपर है, तो इट इज स्टिल ऑन एक्सपेंशन फेज, कॉन्ट्रैक्शन नहीं है, एक्सपेंशन है। बट इन कंपैरिजन टू प्रीवियस मंथ हमें इस बार सर्विस सेक्टर के ग्रोथ में डिक्लाइन देखने को मिल रहा है। आप सभी को पता होगा जो रेगुलर फॉलो कर रहे हैं, पीएमआई दो तरीके से मेजर किया जाता है। एक पीएमआई मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का होता है और एक पीएमआई सर्विस सेक्टर का होता है। इंडिया में आईएचएस मार्केट जो है वो लोकल सर्वे के थ्रू इस पर्टिकुलर पीएमआई को पब्लिश करता है, ग्लोबल लेवल पर एसएनपी करता है। और इसमें 50 से ऊपर अगर होता है पीएमआई तो उसको एक्सपेंशन बोलते हैं। 50 से अगर नीचे है पीएमआई, 1 to 100 की स्केल पर होता है, और 50 से अगर नीचे है तो वो कॉन्ट्रैक्शन होता है उस सेक्टर में। तो 1 to 100 पे ये पीएमआई, दैट इज परचेज मैनेजर इंडेक्स जो है वो मेजर किया जाता है। तो फिलहाल के लिए अगस्त के मंथ में हमें डिक्लाइन देखने को मिल रहा है सर्विस सेक्टर की ग्रोथ में इन कंपैरिजन टू जुलाई मंथ। जबकि अगर जून की बात करें तो जून में यही सर्विस पीएमआई जो था वो 58.5 था। तो हमें जुलाई में एक सिग्निफिकेंट ग्रोथ देखने को मिली थी। आप देख लेते हैं बिजनेस स्टैंडर्ड के आर्टिकल। बिजनेस स्टैंडर्ड का पहला आर्टिकल जो कि पेज नंबर 4 पर दिया हुआ है, पेज नंबर 1 पर दिए हुए आर्टिकल जो है वो हम शॉर्ट न्यूज सेक्शन में कवर करेंगे। और अगर हम आज का बिजनेस स्टैंडर्ड देखें तो पेज नंबर 4 पर जितनी भी न्यूज़ दी हुई हैं वो सब G20 की जो समिट है उससे रिलेटेड है। तो G20 की फिनेंस डिप्यूटी की मीटिंग हो रही है। उस मीटिंग में किन किन एक्सपर्ट्स ने अपने अपने क्या क्या ओपिनियन दिए, आज के पेज नंबर 4 पर मैक्सिमम यही न्यूज़ है। देख लेते हैं पहली न्यूज़ क्या है। प्रिंस इनवाइट स्पार्क्स इंडिया वर्सेस भारत डिबेट। तो सैटरडे को G20 के ऑफिशियल डिनर एट भारत मंडपम में जो हमारी प्रेसिडेंट हैं उन्होंने जिस तरीके से एड्रेस किया इंडिया को और अपनी डेजिग्नेशन को, उसके बाद से एक बहुत बड़ी डिबेट जो है वो स्टार्ट हो गई है। अगर हम देखें इस ऑफिशियल G20 के डिनर पर तो उन्होंने डिस्क्राइब किया अपने आप को एज अ प्रेसिडेंट ऑफ भारत इंस्टेड ऑफ द कस्टमरी कैनोटेशन दैट इज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ना कह करके उन्होंने अपने आप को प्रेसिडेंट ऑफ भारत कहा है। और जैसे ही ये कैनोटेशन आया, जैसे ही ये डिस्क्रिप्शन आया, उसके बाद से एक सडन डिबेट हमारे इंडिया में स्टार्ट हो गई है कि, या हम बोल सकते हैं भारत में स्टार्ट हो गई है कि इंडिया को इंडिया कहा जाए या भारत कहा जाए। और अगर हम इस डेवलपमेंट को देखें तो अभी रिसेंटली जो आरएसएस के चीफ है मिस्टर मोहन भागवत, उन्होंने भी अर्ज किया था अपने एक स्पीच में कि जो इंडिया के पीपल हैं, जो नेशनल्स हैं, वो इंडिया को इंडिया न कह करके भारत के नाम से बुलाएं। And as per the official sources, Bharat has been used in some of the document for G20 delegates also. तो G20 delegates को कुछ जो डॉक्यूमेंट सेंड किए गए हैं डिफरेंट, उसमें भी कहीं कहीं वर्ड भारत ही यूज़ किया गया है। हालांकि इसके डॉक्यूमेंटेशन को लेकर के बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रोवर्सीज हैं। अगर हम कुछ डॉक्यूमेंट्स को देखें तो भारत हैज़ बीन द ऑफिशियल नेम ऑफ द कंट्री, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है। और डिस्कशन जो 1946 और 48 में जो डिस्कशन हुआ है उसके डॉक्यूमेंट्स में भी भारत वर्ल्ड ही मेंशन है। तो जो 1946 to 48 का जो डिस्कशन हुआ था उसमें जो बुकलेट जो पब्लिश हुई थी दैट इज भारत द मदर ऑफ डेमोक्रेसी, उसमें भी इंडिया को भारत ही कहा गया है।
तो कई सारे जो बुक्स हैं, ऑफिशियल बुक्स हैं, उसमें इंडिया को भारत के नाम से संबोधित किया गया, तो इसको लेकर के बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी है। और फिलहाल के लिए हमारे प्रेसिडेंट ने जिस तरीके से अपने आप को डिस्क्राइब किया, उसके बाद से ये कंट्रोवर्सी और ज़्यादा फ्यूल अप हो गई है। अब देख लेते हैं एक शॉर्ट न्यूज़ आर्टिकल जो कि पेज नंबर 4 पर ही दिया हुआ है और G20 फाइनेंस डेप्यूटी मीटिंग से ही रिलेटेड है। न्यूज़ क्या है? क्रिप्टो नॉर्म्स डेट डिस्ट्रेस इन फोकस। तो G20 लीडर समिट से पहले इस बार अभी जो G20 फाइनेंस डेप्यूटीज़ की जो मीटिंग हो रही है, जो कि हमारे इकोनॉमिक अफेयर सेक्रेटरी मिस्टर अजय सेठ लेड कर रहे हैं, उन्होंने ट्यूसडे को डिस्कशन में बोला है, जो भी फाइनेंस रिलेटेड चैलेंजेस हैं उनको डिस्कस करते हुए उन्होंने बोला है कि देयर इज अ नीड फॉर फाइनलाइजिंग अ रेगुलेटरी फ्रेमवर्क फॉर क्रिप्टो असेट्स एंड डेट डिस्ट्रेस ऑफ वल्नरेबल कंट्रीज। अगर आप रेगुलर हैं इस न्यूज़ चैनल में तो आपको पता होगा, हमने डिस्कस भी किया था कि जो अपकमिंग G20 के फाइनेंस डेप्यूटी की इसकी मीटिंग है, उसमें क्रिप्टो असेट और जो डेट क्राइसिस की सिचुएशन है, दैट कुड बी द इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ डिस्कशन अमंग द G20 मेंबर्स। और इस पर्टिकुलर मीटिंग में, या हम बोल सकते हैं जो G20 के फाइनेंस डेप्यूटीज़ की मीटिंग हुई है, इसमें एक रिसेंटली एक पेपर भी जो है वो सर्कुलेट किया गया था। कौन सा पेपर? जिसको FSB और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने जॉइंटली प्रिपेयर किया था। किस पर? क्रिप्टो असेट पर। तो इस बार जो फाइनेंस डेप्यूटीज़ की मीटिंग हो रही है G20 में, उसमें डेट क्राइसिस और क्रिप्टो असेट को लेकर के स्ट्रॉन्ग फोकस जो है वो किया जा रहा है। डेट क्राइसिस की बात, ऐसे कंट्रीज स्पेशली डेवलपिंग कंट्रीज जो कि डेट ट्रैप और डेट क्राइसिस की सिचुएशन फेस कर रहे हैं, उनको किस तरीके से हेल्प किया जाए। तो इंडिया के साइड से जो हमारे इकोनॉमिक अफेयर सेक्रेटरी हैं, उनका ये कहना है कि कंट्रीज को कंसेंसस बनानी पड़ेगी क्रिप्टो असेट्स, क्रिप्टो करेंसीज को लेकर के, डेट क्राइसिस रिकवरी को लेकर के। तो एक रेगुलेटरी फ्रेमवर्क की ज़रूरत है जिस पे अप्रॉक्सीमेटली सभी G20 कंट्रीज जो हैं वो कंसेंसस बनाएं। तो अगर इस मीटिंग के बाद या G20 प्रेसिडेंसी के बाद इंडिया इस तरह का कोई रेगुलेटरी फ्रेमवर्क या गाइडलाइन लेकर के आ जाता है जिस पर सारे G20 कंट्रीज़ का एग्रीमेंट हो, तो ये इंडिया की प्रेसिडेंसी के लिए एक बहुत ही सक्सेसफुल माइलस्टोन होगा। हालांकि इंडिया पूरी कोशिश कर रहा है, बट लेट अस सी कि कंसेंसस बनती है, क्योंकि ये बहुत ही डिफिकल्ट एरिया है, बहुत ही चैलेंजिंग एरिया है। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप जो कि पेज नंबर 4 पर ही दी हुई है, इंडियाज प्रेसिडेंसी द हाइट्स एंड लोस। तो बेसिकली G20 की प्रेसिडेंसी में जो कि इंडिया के पास इस समय है, तो उसमें इंडिया को क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़े, उसको लेकर के ये एडिटोरियल है कि क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं इंडिया के पास और क्या क्या थ्रेट्स हैं जो इंडिया ओवरकम कर सकता है और अपनी G20 प्रेसिडेंसी को रिमार्केबल बना सकता है। क्योंकि अब G20 के जो लीडर्स की समिट होने वाली है और उसके बाद एक जॉइंट कम्युनिकेशन जो है वो इशू किया जाएगा। हालांकि अगर हम चैलेंजेस की बात करें तो अगर G20 प्रेसिडेंसी का सबसे इम्पॉर्टेंट चैलेंज देखें इंडिया के लिए, तो रशिया यूक्रेन जो क्राइसिस रही है वो इंडिया के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज जिसने क्रिएट किया, इम्पास क्रिएट किया है। लेकिन ऐसा कहा जा रहा है कि इंडिया अगर किसी तरीके से कुछ इंपॉर्टेंट इश्यूज़ पर जॉइंट कम्युनिकेशन लेकर के आ पाता है, सब्सटेंशियल जॉइंट कम्युनिकेशन जहाँ पर अप्रॉक्सीमेटली सारे G20 कंट्रीज जो हैं एग्री कर रहे हैं जिन पॉइंट्स पर, तो इंडिया के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी होगी, बहुत बड़ा सक्सेस माइलस्टोन होगा। तो अगर ये थोड़ा सा एडिटोरियल है जहाँ पर आप अगर थोड़ा सा इंटरेस्टेड हैं तो इस पर्टिकुलर एडिटोरियल को डिस्कस कर सकते हैं। हालांकि जो इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं वो यही रहे कि रशिया यूक्रेन क्राइसिस, क्रिप्टो करेंसी और डेट क्राइसिस को लेकर के इंपॉर्टेंट कंसिडरेशन इंडिया अपनी प्रेसिडेंसी में दे सकता है। अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 5 दैट इज गिवन ऑन पेज नंबर 6 ऑफ बिजनेस स्टैंडर्ड। ITR फाइलिंग इंक्रीज 3-fold इन ईच टैक्स ब्रैकेट। सीतारामन। तो ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2023 में हमारी फाइनेंस मिनिस्टर ने अपने स्पीच में बोला कि इंडिया में रिसेंट टाइम में जो इकोनॉमी है उसका फॉर्मलाइजेशन जो है वो इंक्रीज हुआ है। फॉर्मल इकोनॉमी या ऑर्गेनाइज्ड इकोनॉमी जो है वो उसमें उसे क्वांटम में इंक्रीज देखने को मिल रहा है। क्यों है? उसके शेयर में इंक्रीज देखने को मिल रहा है। किस बेसिस पर हमारी फाइनेंस मिनिस्टर ये बात कह रही हैं? अकॉर्डिंग टू द डेटा दैट आर रिसेंटली अवेलेबल ऑन टैक्स फाइलिंग। तो ITR फाइलिंग जो हुई है वो 3 गुना ज़्यादा इंक्रीज हुई है हर टैक्स ब्रैकेट में एज पर द रिसेंट ITR फाइलिंग डेटा। और उसके अकॉर्डिंग ये कहा जा रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो टैक्स पेयर्स हैं वो टैक्स पे कर रहे हैं, जो अभी तक टैक्स के ब्रैकेट में ही नहीं आते थे।
अब वो एटलीस्ट ITR के या बोल सकते हैं इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर रहे हैं, दैट इज समवेयर सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट इन द फॉर्मलाइजेशन ऑफ इकोनॉमी। क्योंकि अगर हम इससे पहले देखें, अगर रिसेंट टाइम में देखें, तो चाहे फाइनेंस डिपार्टमेंट हो, चाहे फाइनेंस मिनिस्ट्री हो, चाहे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हो, जितने भी जो ये टैक्स से रिलेटेड जितने भी अथॉरिटीज़ हैं, दे आर टेकिंग वेरी प्रोएक्टिव मेजर टू इंक्रीज द टैक्स कंप्लायंसेस, टू इंक्रीज द टैक्स पेयर बेस, टू इम्प्रूव द टैक्स कंप्लायंसेस। बहुत सारे मेजर लिए और उसका इम्पैक्ट अब दिखना शुरू भी हो गया है। तो उसी को लेकर के हमारी यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर ने जो ग्लोबल फिनटेक फेस्ट हो रहा है 2023 में, उसको उस डेटा को यूज़ करते हुए उन्होंने बोला है कि हर टैक्स ब्रैकेट में, इनकम टैक्स के कितने ब्रैकेट हैं आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में लिख करके बताइए, करंटली कितने स्लैब्स हैं इनकम टैक्स में। तो हर स्लैब में जो ITR फाइलिंग है वो मिनिमम 3-fold यानी 3 गुना इंक्रीज हुई है। और अगर स्टेट वाइज डेटा देखें तो डेफिनेटली महाराष्ट्र जो है वो नंबर 1 पे है इन टर्म्स ऑफ ITR फाइलिंग। इन नॉर्थ ईस्ट चंडीगढ़ एंड JNK आर अप बाई 2 digits एंड दैट इज गुड फॉर इकोनॉमिक इकोसिस्टम। तो फॉर्मलाइजेशन बढ़ रहा है, ऑर्गेनाइज्ड इकोनॉमी ज़्यादा हो रही है, टैक्स पेयर्स का जो बेस है वो बढ़ रहा है। अब जो इंडिविजुअल्स हैं दे आर नाउ एक्चुअली इंक्रीजिंग इन टर्म्स ऑफ टैक्स कंप्लायंसेस। और पिछले 25 सालों में अगर हम देखें या आगे आने वाले जो नेक्स्ट 25 ईयर्स हैं, उनमें जो टैक्सेबल वर्कफोर्स है वो 22.5% से इंक्रीज होकर के 85.3% तक पहुंच जाएगी, ऐसा प्रोजेक्शन है हमारी फाइनेंस मिनिस्टर का। इंडिया में बहुत टाइम है, अगर हम देखें इंडिया की बात है तो इंडिया में टैक्स पेमेंट को लेकर के बहुत ज़्यादा नॉन कंप्लायंसेस देखने को हमें मिलता है। इंडिया में कई सारे इंडिविजुअल्स जो एक्चुअली स्पेशली अनऑर्गेनाइज सेक्टर जिनके पास बहुत इनकम होती है फिर भी वो ज़ीरो टैक्स पे करते हैं, दे हाइड देयर इनकम, दे डू नॉट कंसिडर देमसेल्फ एज द टैक्स पेयर। तो इंडिया की जितनी पॉपुलेशन है उस पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग इंडिया में जो टैक्स पेयर का जो बेस है वो बहुत कम है, जबकि इनकम जो है वो बहुत ज़्यादा होती, इकॉनमी जो अच्छी खासी ग्रो कर रही है, लेकिन टैक्स पेयर्स देखें तो बहुत ही डेसिमल नंबर है। और ऐसा कहा जाता है दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ द नॉन कंप्लायंसेस और अनऑर्गेनाइज सेक्टर। तो इसी चैलेंज को ओवरकम करने के लिए गवर्नमेंट ने रिसेंटली बहुत सारे मेजर लिए थे IT डिपार्टमेंट के साथ और फाइनेंस मिनिस्ट्री के साथ मिलकर के। अब उसका इम्पैक्ट जो है वो विजिबल हो रहा है, टैक्स पेयर का जो बेस है वो भी इंक्रीज हुआ और ये भी कहा जा रहा है कि आगे आने वाले 25 सालों में 22% से इंक्रीज होकर के 85% टैक्सेबल वर्कफोर्स हो जाएगी, क्योंकि इंडिया में भी बहुत ही कम है टैक्सेबल वर्कफोर्स, क्योंकि इंडिया में अभी केवल 70 मिलियन टैक्स फाइलर्स हैं एज ऑफ नाउ। फाइनेंशियल ईयर 23 के अकॉर्डिंग केवल 70 मिलियंस ऐसे जिन्होंने ITR फाइल किया है और 2047 तक ऐसा कहा जा रहा है ये नंबर 482 मिलियन तक पहुंच जाएगा, यानी 482 मिलियन इनकम टैक्स फाइलर्स हो जाएंगे 2047 तक। तो जिस तरीके से गवर्नमेंट डिसीजन ले रही है डेफिनेटली इट इज गोइंग टू हेल्प इंडिया टू इंक्रीज इज टैक्स पेयर बेस, to increase the tax compliances, to increase the tax revenue, क्योंकि इंडिया में टैक्स लीकेज जो है, टैक्स नॉन कंप्लायंसेस जो है वो बहुत ज़्यादा। सो दीज आर द वर्ड बाई अवर फाइनेंस मिनिस्टर। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप जो कि टैक्स फाइलिंग से ही रिलेटेड है, पेज नंबर 6 पर ही दी हुई है। टैक्स फाइलिंग विल हैव टू डबल एवरी 9 ईयर टू मीट फाइनेंशियल ईयर 47 टारगेट। तो जो फाइनेंशियल ईयर 47 का टारगेट दिया अभी हमने डिस्कस किया कि अप्रॉक्सीमेटली 482 मिलियन टैक्स पेयर्स हो जाएंगे। तो अगर ये टारगेट अचीव करना है गवर्नमेंट को, क्योंकि गवर्नमेंट का ये मानना है कि इंडिया में एक्चुअली इनकम ज़्यादा होती है बट पीपल जो है अपनी इनकम हाइड करते हैं इन ऑर्डर टू अवॉइड द टैक्स। तो टैक्स अवॉइडेंस बहुत ज़्यादा है, टैक्स नॉन कंप्लायंसेस बहुत ज़्यादा है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर का जिस तरह से प्रेवलेंस है, कई सारे इंडिविजुअल्स जिनकी लाखों में इनकम है वो ज़ीरो टैक्स पे कर रहे हैं। तो डेफिनेटली गवर्नमेंट चाहती है कि सभी टैक्स के बेस ब्रैकेट में आए और जो टारगेट सेट किया गया है फाइनेंशियल 2047 के लिए उसको अचीव करने के लिए जो रेशियो है वो कैसा होना चाहिए, उस रेशियो को डिस्कस किया गया है इस आर्टिकल में। तो टैक्स फाइलिंग विल हैव टू बी डबल एवरी 9 ईयर, यानी हर 9 साल में जो टैक्स फाइलर्स हैं उनका नंबर डबल हो जाना चाहिए अगर गवर्नमेंट को ये टारगेट अचीव करना है 2047 तक। यानी 8% पर एनम से जो टैक्स पेयर्स हैं वो इंक्रीज हो एनुअली, तब जाकर के 2047 तक इंडिया इस पर्टिकुलर टैक्स पेयर के बेस पर पहुंच जाएगा। तब जाकर के इंडिया का 2047 में 482 मिलियन का टैक्स पेयर बेस होगा।
और ये कुछ इन्फोग्राफिक्स दिया हुआ है। ओवर 400 मिलियन न्यू फिलर्स प्रोजेक्टेड बाय फाइनेंशियल ईयर 47, ओवर 1 बिलियन पीपल ऑफ वर्किंग एज, लोअर एक्सपेक्टेड ग्रोथ रेट देन बिफोर। तो जो टारगेट है उसको अचीव करने के लिए के और ज़्यादा कंप्लायंसेस को इम्प्रूव करना पड़ेगा और उसके लिए आईटी डिपार्टमेंट और फाइनेंस मिनिस्ट्री को कई सारे नए मेजर्स भी लेने पड़ेंगे विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट। अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 6 दैट इज गिवन ऑन पेज नंबर 6 ऑफ बिजनेस स्टैंडर्ड। क्रेडिट डिमांड टू रिमेन रोबस्ट टू क्लॉक अबाउट 14% ग्रोथ खारा। तो एसबीआई यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के जो चेयरमैन है मिस्टर दिनेश खारा, उन्होंने ट्यूसडे को बोला है कि जो रोबस्ट क्रेडिट ग्रोथ रेट थी इन द फर्स्ट क्वार्टर में जो एंड हो गई थी जून में, दैट वुड कंटिन्यू इन दिस फाइनेंशियल ईयर ऑन द बैक ऑफ डिमांड फ्रॉम द कॉर्पोरेट्स। तो कॉर्पोरेट जो है वो अपना कैपेक्स इंक्रीज कर रहे हैं, अपना इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट जो है इंक्रीज कर रहे हैं, जिसकी वजह से जो लोन डिमांड है वो इंक्रीज होगी कॉर्पोरेट्स में, स्पेशली इन रिटेल सेगमेंट, जिसकी सीधा इम्पैक्ट हमें क्रेडिट ग्रोथ रेट पर देखने को मिलेगा। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एसबीआई के जो चेयरमैन है मिस्टर दिनेश कुमार, उनके अकॉर्डिंग अपकमिंग टाइम में, अपकमिंग मंथ्स में जो क्रेडिट ग्रोथ रेट है वो रोबस्ट ही रहेगी। द लोन वुड ग्रो अराउंड 14% ईयर ऑन ईयर बेसिस। 14% की ग्रोथ रेट से ये सेगमेंट में हमें रिटेल सेगमेंट में लोन ग्रोथ देखने को मिलेगी और उसका सीधा रीज़न यही है कि जो क्रेडिट है लार्ज कॉर्पोरेट से वो इंक्रीज हो रहा है बिकॉज दे आर इन्हांसिंग देयर कैपेसिटी, दे आर इन्हांसिंग देयर इन्वेस्टमेंट, कैपिटल एक्सपेंडिचर, जिसकी वजह से वो लोन लेंगे। और ऐसा नहीं कि सिर्फ कॉर्पोरेट सेगमेंट में हमें ये देखने को मिलेगा कि कॉर्पोरेट जो लोन ग्रोथ है वो रिटेल सेगमेंट में भी ट्रैक्शन देखने को मिलेगा, डिमांड हाई रहेगी, जिसकी वजह से ग्रोथ हमें रिटेल सेगमेंट जो इंडिविजुअल जो कंज्यूमर से जो लोन लेते हैं उस सेक्टर में भी हमें ग्रोथ देखने को मिलेगी। इन इंफ्रास्ट्रक्चर देर इज़ नो डर्थ ऑफ एफर्ट्स बीइंग पुट फॉर इन्वेस्टमेंट। तो कंपनीज भी इन्वेस्ट कर रही हैं, चाहे वो रिन्यूएबल एनर्जी हो, इलेक्ट्रिक व्हीकल हो, बैटरी सेगमेंट हो, तो कंपनीज भी इन्वेस्ट कर रही हैं, नए इन्वेस्टमेंट भी किए जा रहे हैं, कैपेसिटी इन्हांसमेंट भी किया जा रहा है, रिटेल सेगमेंट में इंडिविजुअल्स भी जो है वो डिमांड करेंगे और इन सब की वजह से इकॉनमी जो है बूम कर रही है, जिसकी वजह से 14% का क्रेडिट ग्रोथ रेट हमें ईयर ऑन ईयर बेसिस में देखने को मिलेगा एज पर एसबीआई चेयरमैन प्रोजेक्शन। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप जो कि इसी के साथ एसोसिएटेड है। यूपीआई ट्रांजैक्शन में सून टच 100 बिलियन आ मंथ। तो डिजिटल पेमेंट इंडिया में जिस तरीके से पेनिट्रेट कर रहा है उसको देख करके कई सारे जो एक्सपर्ट्स हैं वो अपने अपने प्रोजेक्शन कर रहे हैं। फिलहाल के लिए जो ये प्रोजेक्शन है मिस्टर दिलीप का है, मैनेजिंग डायरेक्टर एंड सीईओ एट अ नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। तो एनपीसीआई के जो सीईओ हैं मिस्टर दिलीप, उनके अकॉर्डिंग अपकमिंग टाइम में जो डिजिटल पेमेंट है, जो यूपीआई के थ्रू जो पेमेंट हो रहे हैं, उनका नंबर 100 मिलियन तक जा सकता है। 100 बिलियन मीन्स 100 बिलियन ट्रांजैक्शन इन अ मंथ। इतना ह्यूज पेनिट्रेशन होगा, जिस तरीके से अडॉप्शन इंक्रीज हो रहा है फिनटेक का, यूपीआई का। आगे आने वाले टाइम में एक महीने में 100 बिलियन तक के ट्रांजैक्शन हमें यूपीआई से देखने को मिल सकते हैं। अब देख लेते हैं सम शॉर्ट न्यूज आर्टिकल्स फ्रॉम बिजनेस स्टैंडर्ड। ट्रेड सेटलमेंट इन 1 आवर से बी प्लान अर्ली 2024 रोल आउट। तो जो ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2023 हो रहा है, उसमें सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया की चेयरमैन माधवी पुरी, उन्होंने बोला है कि जो सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है वो प्लान कर रहा है 1 आवर ट्रेड सेटलमेंट साइकिल का। 1 घंटे की जो ट्रेड सेटलमेंट साइकिल, अगर आप रेगुलर हैं चैनल पे तो आपको पता होगा, रिसेंटली हमने T+1 ट्रेड साइकिल पे मूव किया है T+2 से, और अब मार्केट को और ज़्यादा एफिशिएंट और रियल टाइम बनाने के लिए 1 घंटे के सेटलमेंट की बात करी जा रही है। जहाँ पहले 2 दिन में सेटलमेंट होता था T+2, उसको रिमूव करके, उसको डिक्रीज करके T+1 किया गया, मार्केट को और एफिशिएंट बनाया गया। नाउ सेबी इज प्लानिंग फॉर 1 आवर सेटलमेंट साइकिल एंड इंडिया इज द फर्स्ट ज्यूरिडिक्शन इन द वर्ल्ड that has moved to T+1 trade plus 1 day settlement. And now we are talking about 1 hour settlement. और इसके लिए सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने प्लान भी तैयार कर लिया और ऐसा कहा जा रहा है कि 2040 के अर्ली में ये प्लान जो है वो रोल आउट हो जाएगा। एंड इट इज़ अ वेरी एम्बिशियस प्लान बाई सेबी। लेट अस सी कि कितना सक्सेसफुल होता है और ये कब एक्चुअली में रोल आउट होता है। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप। आईपीओ इन्वेस्टर्स राइड द बुल रन टू स्ट्राइक गोल्ड इन 2023. Calendar year 2023 is turning out to be more of best ever in recent memory in terms of IPO investors. So IPO investors के लिए ये calendar year, mind it student, this is not a financial year, this is calendar year. तो calendar year 2023 is going to be the one of the best year for IPO investors. And if we talk about the average listing day gain for 20 IPOs in 2023, it is 34%.
एंड देयर एवरेज गेन टू डेट स्टैंड एट 46%। तो जो IPO इन्वेस्टर्स हैं दे आर गेनिंग मच इनटू दिस कैलेंडर ईयर, और ऐसा कहा जा रहा है कि डेटा के अकॉर्डिंग जितना रिटर्न इस बार IPO इन्वेस्टर्स को मिल रहा है इतना अभी तक किसी भी कैलेंडर ईयर में देखने को नहीं मिला है। तो इफ़ यू टॉक अबाउट द लीडर्स, तो दीज आर द लीडर्स इन टर्म्स ऑफ स्टॉक प्राइस परसेंटेज चेंजेस, एंड दीज आर द लैगार्ड जो IPO रिसेंटली हमें इस कैलेंडर ईयर में देखने को मिले। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप, प्रेसिडेंट डिनर इनवाइट इंडिया वर्सेस भारत ऑन G20 प्लेट। तो जो G20 का जो डिनर हुआ है उसमें जो ये डिबेट जिसके स्टार्ट हो गया इंडिया वर्सेस भारत, उसको हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, क्योंकि हालांकि कई सारे पॉलिटिशियन का इसको लेकर के अपना अलग ओपिनियन है। हम जैसे कि हमारे जो यूनियन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान हैं, उन्होंने प्रेसिडेंट को थैंक यू भी बोला है और कहा है कि उन्होंने राइटली डिस्क्राइब किया है, क्योंकि इंडिया बोलना एक कॉलोनियल माइंडसेट को कहीं ना कहीं इंडिकेट करता है। हालांकि अपोजिशन पार्टीज जो हैं इट इज़ एक्चुअली अपोजिंग दिस मूव, तो इट इज़ मोर लाइक पॉलिटिकल न्यूज़, तो बहुत ज़्यादा इस पर डिस्कशन की ज़रूरत नहीं है। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप, मेगा ग्लोबल डील्स मे कम विद इन CCI एम्बिट। तो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में CCI बोलते हैं, उसने ड्राफ्ट रेगुलेशन है वो प्रपोज किया है, इंट्रोड्यूस किया है। किस चीज़ पर ड्राफ्ट रेगुलेशन? फॉर कॉम्बिनेशन और मर्जर पर। तो जो न्यू कॉम्पिटिशन एक्ट आया है उसमें जो मर्जर और कॉम्बिनेशंस एक्विजिशंस हैं उनको लेकर के नया रेगुलेशन जो है वो प्रपोज किया है कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने। और अगर उस ड्राफ्ट को देखें तो एज ऑफ नाउ इट इज़ ड्राफ्ट, हालांकि वो भी फाइनलाइज होगा, लेकिन डेफिनेटली कॉम्पिटिशन एक्ट तो पास हो चुका है, तो उसके अंडर जो रूल्स रेगुलेशन बन रहे हैं अब वो बन रहे हैं, और उसी के तहत CCI ने ये ड्राफ्ट प्रपोज किया है। और इस ड्राफ्ट में कहा गया है कि जो ग्लोबल डील्स हैं स्पेशली डिजिटल स्पेस में, जो बड़ी बड़ी ग्लोबल डील्स हो रही हैं डिजिटल स्पेस में, डिजिटल सेगमेंट में, वो डील्स भी अब CCI के एम्बिट में आएंगी, CCI के कंट्रोल में आएंगी, CCI के पावर परव्यू में आएंगी, भले ही उसमें कितनी भी बिग टेक कंपनीज इन्वॉल्व। सो द ड्राफ्ट रेगुलेशन वुड प्रोवाइड द गाइडेंस ऑन वैल्यूएशन ऑफ मर्जर डील्स, मर्जर ट्रांजेक्शंस, and definitely it will set a criteria for assessing the sustainable operation, sustainable competition in India। तो अब बड़ी बड़ी ग्लोबल डील्स जो हैं वो भी CCI के एम्बिट में आएंगी एज पर द न्यू ड्राफ्ट रेगुलेशन। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप, दास इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेड टू मॉडरेट फ्रॉम सितंबर। तो हमारे जो RBI के गवर्नर हैं मिस्टर शक्तिकांता दास, उन्होंने इन्फ्लेशन को लेकर के अपना प्रोजेक्शन दिया और उन्होंने ट्यूसडे को बोला है कि सितंबर के बाद जो हमारी इन्फ्लेशन है वो मॉडरेट होना शुरू हो जाएगी, क्योंकि उसके बाद हमें फूड प्राइसेस में फॉल देखने को मिलेगा। तो जिस तरीके से रिसेंटली फूड प्राइसेस जो हैं वो थोड़ा सा डिक्रीज होना शुरू हुए हैं, उसके बाद हमारे जो RBI के गवर्नर हैं वो ऐसा एंटिसिपेट कर रहे हैं कि प्रोबेबली सितंबर के बाद हमें CPI में थोड़ा कूल डाउन इफेक्ट देखने को मिल सकता है। और जो मेजर अभी हमें CPI में इंक्रीज देखने को मिला है एज पर RBI गवर्नर, ये सीजनल है। फूड के प्राइसेस में, फ्रूट्स वेजिटेबल के प्राइसेस में सीजनल इंक्रीज होता है, इसकी वजह से हमें ये सीजनल CPI में इंक्रीज देखने को मिला। हालांकि सितंबर से कूल डाउन हो जाएगा, ऐसा एंटिसिपेशन है हमारे RBI के गवर्नर का। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप, सर्विस PMI स्लोज डाउन इन अगस्त, दैट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस कि अगस्त के मंथ में जुलाई के कंपैरिजन में सर्विस सेक्टर में कम ग्रोथ देखने को मिल रही है। इस न्यूज़ को हम ऑलरेडी मिनट में कवर कर चुके हैं। सो दैट इज ऑल फॉर टुडे स्टूडेंट्स, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू, हैव अ नाइस